आज हम लोग हॉट स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में उष्ण प्रस्रवण भी बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं। जहाँ से गर्म पानी आता है ना, नेचर में बहुत सारा जगह रहता है जहाँ पे नेचुरली जो वाटर बॉडी रहता है उसमें गर्म रहता है पानी। कैसे गर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्टली इतना सुंदर एक फोटो देखो, इतना पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन देखो ये जो वाटर बॉडी है, देखो ये बर्फ नहीं हुआ, गर्म है ये। बहुत इसमें बहुत हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। बहुत सारा गर्म पानी में मिनरल्स रहता है, बिकॉज गर्म पानी क्या होता है, बहुत सारा मिनरल डिजोल्व फॉर्म में रहता है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, उसका एक्सेप्शन भी है। सो देखेंगे, ठीक है। सो हॉट स्प्रिंग को क्या डिफाइन करोगे, कैसे? इट इज ए हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग, और जियोथर्मल स्प्रिंग भी बोला जाता है इसको, है ना। स्प्रिंग किसको बोलते हैं? स्प्रिंग मतलब कोई भी नेचुरल वाटर बॉडी। कैसे आता है? जो ग्राउंड वाटर अगर कोई सरफेस में एक्सपोज हो जाएगा, है ना, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे झरना बोलते हैं ना, उसी को। ठीक है, वाटर टेबल को काट होना है, एक्सपोज होना है। कैसे होता है वो उसी को डिस्कस करेंगे फिर बहुत इंटेंसिव वे में। ठीक है। सो इट इज अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर ना निकले और नॉर्मल ग्राउंड वाटर निकले सरफेस से उसको बोला जाता है नेचुरल स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब थोड़ा गर्म पानी नीचे से आता है। कैसे आता है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्प्रिंग के बारे में एक बार डिटेल देख लो कैसे होता है। ये डिफरेंट फॉर्मेशन है, मान लो जियोलॉजिकली डिफरेंट टाइप का पत्थर है, मान लो। मैं लेमन लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। इसे पोरोसिटी एंड पार्मियाबिलिटी दो चीज होता है। पोरोसिटी मतलब ये जो पत्थर होता है ना, पत्थर के अंदर पोर स्पेस रहता है। पोर स्पेस मतलब वॉइड स्पेस, वॉइड, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा है। वो पोर स्पेस में जनरली क्या पानी जा सकता है ना, लेकिन कब जाएगा? जब ये पोर इन बिटवीन इंटरकनेक्टेड रहेगा। इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस को पार्मिएबिलिटी बोला जाता है। पोरोसिटी एंड पार्मिएबिलिटी, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। पोरस फॉर्मेशन होने से पानी रहेगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, जिसको एक्वा फ्यूज बोलते हैं, एक्वा टार्ड बोलते हैं। डिफरेंट टाइप का टर्मिनोलॉजी है। एक्वीफर मतलब जिसमें पोरोसिटी पार्मिएबिलिटी दोनों रहता है। मतलब जो जैसा सेल में पोरोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन पार्मिएबिलिटी नहीं रहता है। सैंडस्टोन में क्या होता है? सैंड में पोरोसिटी एंड पार्मिएबिलिटी दोनों रहता है। पोर्स भी रहता है और पोर्स कनेक्टेड रहता है, इसीलिए पानी रहने से पानी मूव कर सकता है। सेल में क्या होता है? पानी रुक जाता है, पानी अंदर रहेगा लेकिन वो कनेक्टेड नहीं रहता है, तो इसीलिए पानी जा नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसी के बेसिस में डिफरेंट रॉक टाइप को डिवाइड किया जाता है। जैसे एक्वीफर, एक्वीफर मतलब जिसमें पानी अच्छी तरह जा सकता है। एक्वीटार्ड मतलब जिसमें उतना अच्छी तरह नहीं जा सकता है, थोड़ा थोड़ा जा सकता है। मतलब पार्मिएबिलिटी, पोरोसिटी तो है, पार्मिएबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर एक्वी फ्यूज है, जिसमें जा नहीं सकता है एकदम। एक्वी एक्वीक्लूड होता है, जिसमें पोरोसिटी तो है, परमिएबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसको अभी जो इतना ही जानने से चलेगा ना। वाटर टेबल क्या है? जहाँ पे पोर स्पेस टोटली सैचुरेटेड बाई वाटर। जितना पोर स्पेस है टोटली हवा है ही नहीं, टोटल वॉइड स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई वाटर, सैचुरेटेड हो जाता है जिस डेप्थ में, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। इसके ऊपर में क्या है? पोरस पार्ट है, जिसमें टोटली सैचुरेटेड नहीं है, पानी भी है, हवा भी है, वॉइड स्पेस में, है ना। लेकिन नीचे एक सर्टेन डेप्थ के जाने के बाद देखना वाटर टेबल आता है। मतलब उसमें जितना पोरोसिटी है टोटली ऑक्यूपाइड बाय वाटर, वो पर्टिकुलर डेप्थ को वाटर टेबल बोलता है। एक चीज देखो, जितना हिली रीजन है वाटर टेबल का हाइट रहता है, फ्लैट रीजन में वाटर टेबल भी नीचे आ जाता है। तो इसीलिए इधर मान लो थोड़ा हाइट है, वाटर टेबल भी हाइट में है इधर थोड़ा फ्लैटर एरिया, वाटर टेबल भी थोड़ा कम डेप्थ में है, लेकिन है नीचे ही आ गया ना। नाउ तो फिर क्या है? वाटर टेबल के ग्रेडियंट भी रहता है, तो ग्राउंड वाटर भी अंदर अंदर में मूव करता है। ठीक है, देखो हर चीज लिंक रहता है। इसी के साथ हम लोग इसके बाद केव के बारे में हम लोग बात करेंगे, बोला था ना। केव के बारे में भी सीरीज लाएंगे। फिलहाल जियोथर्मिक्स के बारे में भी देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। इधर देखो,
इधर पोरस फॉर्मेशन सडनली एक इम्परमिएबल लेयर से अगर रुक जाएगा, इम्परमिएबल मीन्स जिसमें अलाउ नहीं होता है पानी, इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस नहीं बोला ना, तो इसमें पानी रुक जाएगा, तब क्या होगा, पोरस फॉर्मेशन से ऐसे निकलेगा। ये वाटर टेबल का जरूरत नहीं, वाटर टेबल नीचे है, लेकिन ऊपर का ही सरफेस रन अप से जो पार्कोलेट करके डाउनवर्ड आएगा, वो सडनली रुक के इसी के अंदर से निकलेगा। इसी को ये वन टाइप ऑफ स्प्रिंग। तो डिफरेंट टाइप का स्प्रिंग होता है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, नदी है, रिवर, क्योंकि रिवर में हमेशा पानी क्यों रहता है, बिकॉज वाटर टेबल को काट कर जाता है। ये देखो, ये वाटर टेबल इसमें कट हो गया, तो पानी तो ये वाटर टेबल के नीचे सैचुरेटेड हमेशा रहेगा, ठीक है। इसी बेसिस में रिवर को भी पेरिनियल एंड एफिमेरल बोलते हैं ना। पेरिनियल मीन्स वाटर टेबल हमेशा एक्सपोज रहेगा, वाटर टेबल को ज्यादा कंज्यूम करने से नीचे जा सकता है, जैसे सीजनल वेरिएशन में, लेकिन इन जनरल पेरिनियल में हमेशा पानी रहता है, बिकॉज वो इतना बड़ा रिवर होता है, हाँ, उसमें वाटर टेबल भी रहता है, ऊपर से पहाड़ी से जो पानी ना हमेशा आते रहेगा, पहाड़ी का ये वाला पानी भी सपोज आएगा, वाटर फेड होगा, ऊपर का बर्फ वाला पानी। और एफिमेरल मतलब जो लो लैंड का छोटा छोटा रिवर होता है, कुछ कुछ स्ट्रीम चैनल क्या है ना, ड्राई सीजन में पानी नहीं रहता है, जैसे साउदर्न इंडिया में है, ड्राई एरिया में रहता है ना, जो रिवर पता ही नहीं चलेगा, बरसात के मौसम में पानी आ जाता है, उसको एफिमेरल बोलते हैं। एनीवे, सो ये छोड़ के और एक चीज देखो, अभी देखो ये वाला भी स्प्रिंग होता है, जब वाटर टेबल ऐसा आ रहा है, सरफेस का स्लोप वाटर टेबल का स्लोप से ज्यादा है, तो ये कट हो जाएगा। सो ये पर्टिकुलर लेवल के बाद पानी आएगा, इसको झरना बोलते हो ना, स्प्रिंग, नेचुरल स्प्रिंग ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये जगह में रिचार्ज होता है, रिचार्ज, इसको रिचार्ज बोलते हैं। ये वर्टिकली मूव होगा, ये सरफेस रन अप जाएगा जब बरसात होगा, अदरवाइज अंडरग्राउंड वाटर में सरफेस रन अप का कुछ पार्ट ऐसा नीचे जाएगा, जाते जाते वाटर टेबल में आएगा, तो वाटर टेबल का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्लोप इतना ज्यादा है कि वाटर टेबल का काट कर जाए, तब क्या होगा, इधर से पानी निकलता रहेगा, इसको डिस्चार्ज बोलेंगे, ये डिस्चार्ज बोलेंगे। तो ये भी वन काइंड ऑफ स्प्रिंग है, जब वाटर टेबल मिक्स, डिफरेंट कंडीशन होता है स्प्रिंग फॉर्मेशन का, उसी को दिखा रहा हूँ। नंबर 3 देखो, इसको पार्ज्ड वाटर टेबल बोलता है, मतलब एक्चुअल वाटर टेबल काफी नीचे है, लेकिन ये लोकलाइज्ड वाटर टेबल कैसे बना, सडनली बड़ा सा इम्परवियस लेयर आ गया, बड़ा सा, तो लोकलाइज स्केल में भी गुड एनफ एरिया एक लोकल टेम्पोररी वाटर टेबल जैसा दिखाएगा, है ना। फ्रैक्चर्ड सरफेस, इधर पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी, नीचे जाते जाते सडनली इसमें रुक गया, एक बड़ा सा फॉर्मेशन मान लो, है ना। तब क्या करेगा, तब इधर भी पानी रहेगा, ये भी लोकलाइज्ड वाटर टेबल को पार्ज्ड वाटर टेबल बोलता है। रियलिटी में एक्चुअल रीजनल वाटर टेबल ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा सेम पार्ज्ड वाटर टेबल भी जब काट करेगा सरफेस को, तब वैसे ही करेगा, स्प्रिंग बनाएगा। दूसरा और एक अगेन, जब वाटर टेबल को सडनली कुछ इम्परवियस ब्लॉक फॉल्टिंग हो गया, फॉल्ट, फॉल्ट क्या करेगा, ये फॉल्ट प्लेन हमेशा परमिएबल कॉन्डुइट रहेगा ना, फॉल्टिंग होने से, तो इधर पानी ऊपर आके इधर से फिर निकलेगा, बिकॉज सिपेज फॉल्ट तो एक पूरा परमिएबल पाथवे देता है, और इसमें वाटर गुड एनफ है, अच्छा क्वांटिटी का वाटर है, तब होता है फॉल्टिंग की वजह से भी स्प्रिंग बनता है। दूसरा फॉल्ट भी वन काइंड ऑफ फ्रैक्चर ही मान लो, फ्रैक्चर विद डिस्प्लेसमेंट को फॉल्ट बोला जाता है, फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट को जनरली ज्वाइंट बोला जाता है। तो एनीवे, जब डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चल रहा है लेकिन इंटेंसली फ्रैक्चर्ड है, ज्वाइंटेड है, इस टाइप का ब्रोकन जगह पे क्या बहुत परमिएबल है, जो साउथ इंडिया में बेंगालोर इस सब जगह पे ग्रेनाइट है नीचे, फिर भी पानी कैसे मिलता है, ऐसा ही इतना सारा फ्रैक्चरिंग रहता है ना नेचर में, मिट्टी के नीचे ग्रेनाइट रहने से भी इतना फ्रैक्चर फॉल्ट रहता है, जिसमें बहुत पानी स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो वो भी जब सडनली कभी भी स्लोप के साथ कट करेगा, या फ्रैक्चर पाथवे में जब पानी इनफ गुड इनफ रहेगा, तो फ्रैक्चर के अलोंग निकल सकता है, ये भी होता है। बट ये सब स्प्रिंग ऑलवेज रहेगा ऐसा नहीं, कभी कभी देखना बरसात के मौसम में ज्यादा स्प्रिंग बनता है, फिर बाद में चला जाता है, वो रहता नहीं थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। सो एनीवे, इतना सारा सिचुएशन तो हो सकता है। नाउ ब्रीफली देखो, तो फिर स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज द नेचुरल एग्जिट पॉइंट एट विच ग्राउंड वाटर इमर्जेस आउट ऑफ द एक्वीफर एंड फॉलोज ऑन टू द टॉप ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ग्राउंड वाटर मतलब क्या है, सरफेस रन ऑफ, मतलब जैसे नदी सरफेस से बह जाता है,
ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं ना पंप करके, जो भी है मिट्टी का नीचे में जो एक्चुअली सैचुरेटेड वाटर टेबल का जो पार्ट होता है ना, वो वाटर जब निकल के आता है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ का सरफेस में सर्टेन सरकमस्टेंसेस में आएगा ना। ठीक है, एंड अर्थ का सरफेस को क्या बोलते हैं? पेडोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सो अल्टीमेटली क्या, ग्राउंड वाटर इमर्जेस आउट ऑफ द एक्वीफर। अभी बोल रहा था ना, एक्वीफर किसको बोलते हैं? जिसमें पोरोसिटी परमियबिलिटी अच्छा रहता है, दैट मीन्स वाटर रहे, स्टोर एंड ट्रांसमिट दोनों होगा ना, स्टोरेज भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। सो फ्लो होके बाद में जब सरफेस में कट ऑफ हो जाएगा, तो वो एक्वीफर सरफेस के साथ जब इंटरसेक्शन आएगा तो उसमें उससे से निकलेगा, जो पीछे इतना सारा कंडीशन दिखा है ना। तो फ्लो तब क्या होगा, सरफेस के साथ फ्लो होते रहेगा, जिसको हम लोग झरना बोलते हैं ना, नेचुरल स्प्रिंग। सो अर्थ क्रस्ट के ऊपर से बहने स्टार्ट कर देगा, इसको पेडोस्फीयर बोलते हैं ना। सर ठीक है, तो सरफेस वाटर, सरफेस वाटर इज द वाटर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द लैंड फॉर्मिंग टेरेस्ट्रियल दैट इज टेरेस्ट्रियल वाटर बॉडी कैसे होता है? सराउंडिंग बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। टेरेस्ट्रियल वाटर मतलब जैसे लेक का, रिवर, ये सब टेरेस्ट्रियल है ना। सी वाटर मतलब चारों तरफ समुंदर है। इतना डिटेल में तो यू अंडरस्टूड नाउ। नाउ पेडोस्फीयर इज द uppermost और outermost layer of the earth, है ना, which is composed of soil and subject to soil formation processes. It exists at the interface of the lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. तो एकदम सरफेस कंडीशन है ना। लिथोस्फीयर का टॉप जो एटमोस्फेयर का कांटेक्ट में आता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब सरफेस में जितना पानी दिखते हो, एंड बायोस्फीयर माइक्रोबियल एक्टिविटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे ना। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज देखो, इधर देखो, इधर इसको क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं। पानी कभी कभी ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर फटाक से बहुत स्पीड में वायोलेंटली उठ के आता है ना, प्रेशर डेवलपमेंट हो जाता है, हाई प्रेशर, सडनली प्रेशर रिलीज होने से वाटर ऐसे सरफेस में निकल के आता है, फाउंटेन जैसा बनाता है ना, इसको नेचुरल गीजर्स बोलते हैं। कैसे बनता है? फर्स्ट ए स्टीम और गैस बबल्स, ये तो बहुत गैसियस है ना, स्टीम जैसा भी रहता है, गर्म भी रहता है, हॉट गीजर्स भी रहता है। सिंपल बात है, प्रेशर डेवलप्ड होना है, हाई प्रेशर, सडनली प्रेशर रिलीज होने से जोर से प्रेशर रिलीज होकर आएगा, है ना। एज स्टीम और गैस बबल्स begins to form in the conduit, conduit मतलब जैसे फॉल्ट या कोई भी वीक जोन जहां से पानी आएगा, हॉट वाटर स्पिल्स फ्रॉम द वेंट ऑफ द गीजर। गीजर किसको बोलते हैं? यही चीज को बोलते हैं, फेनोमेना को बोलूंगा। एंड द प्रेशर इज लोअर्ड ऑन द वाटर कॉलम बिलो। इधर देखो, इधर एक नेचुरल सेक्शन है, इधर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक सर्टेन डेप्थ के बाद धीरे धीरे नीचे, इमीडिएट थोड़ा नजदीक में अगर मैग्मा चेम्बर है, हीट प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, नेचुरल रेडियो एक्टिव डी के जो हीट बनाता है ना, तो हीट क्या करेगा, इस जगह पर जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई रहेगा, पानी आने से इजीली गर्म होकर क्या होगा, जब भी वीक जोन मिलेगा उठने का प्रयास करेगा, ये क्या होगा, गर्म पानी और स्टीम रहेगा, और सडन प्रेशर रिलीज होने से क्या, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या, प्रेशर बढ़ने से भी कम हो जाता है ना, प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाता है, प्रेशर कमने से कम हो जाएगा। सो ये सब पॉकेट स्टीम एंड हॉट वाटर क्या होगा, सुपर हीटेड कंडीशन में रहता है। ठीक है, जब प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होने से सडनली बाउंसी भी आएगा, और ये हॉट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, सडन प्रेशर रिलीज होने से गर्म पानी सैचुरेटेड होके आया, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मान लो है, ठीक है, लेकिन प्रेशर में सडनली प्रेशर रिलीज करने से क्या होगा, स्टीम हो जाएगा, 100 के थोड़ा ऊपर रहने से ही वो फुल फ्लेजेड में तब उठने का कोशिश करेगा, प्रेशर से ये करेगा, इधर जितना उठेगा इधर लो प्रेशर डेवलप होने से और पानी आएगा, और ये साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा चेन रिएक्शन टाइप का होते रहेगा, एंड इसी को फाउंटेन को गीजर बोलते हैं। ठीक है, ये है नेचुरल गीजर। एंड नेचुरल गीजर में भी थोड़ा गर्म पानी आएगा ना, हाई टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी हाई टेम्परेचर में स्टीम नहीं आने से, धीरे धीरे आने से, उसको हम लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। देखो इधर तो बबल्स जैसा थोड़ा थोड़ा आएगा गर्म पानी, तो ये थोड़ा कम प्रेशर में है रिलेटिवली, लेकिन थोड़ा हाई टेम्परेचर भी आता है, अच्छा डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट फेनोमेना। ठीक है, तो ये
ओवरऑल जानने के पहले एक चीज थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर साइकिल के बारे में। हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना टाइप का वाटर है पूरा दुनिया में, हमारा ग्लोब में, हमारा पृथ्वी में जितना वाटर है, जितना टाइप का, तो टोटल को मिला के हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में क्या है, एक जैसे कि एक एक स्टोरेज रहता है, जैसे ओशियन वाटर, रिवर वाटर, ग्लेशियर, है ना, क्लाउड, सभी को कंसीडर करो, पानी का जितना टाइप का फॉर्म है, टोटल हाइड्रोस्फीयर है। इसमें डिटेल में जानने का जरूरत नहीं, आप देखने से पढ़ ले सकते हो, लेकिन सिंपल बात है, द मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट ओवर टाइम, बट द पार्टीशनिंग ऑफ द वाटर इनटू द मेजर रिजर्वायर्स लाइक आइस, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर लाइक क्लाउड, है ना, इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द वाइड रेंज ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएबल्स। मतलब टोटल पानी तो कांस्टेंट है, इधर जब बहुत गर्म आएगा समंदर का पानी थोड़ा कम हो जाएगा और स्टीम ज्यादा हो जाएगा, क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, फिर क्लाउड गिरेगा तो ग्राउंड वाटर बन जाएगा, टोटल वाटर सेम है ना। सो वाटर का डिफरेंट रिजर्वर का मूवमेंट फ्रॉम सी वाटर से इधर जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, क्लाउड फिर गिर रहा है, ये एंटायर फिनोमेना वाटर साइकिल बोला जाता है। अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्योंकि सरफेस रन अप होगा, रिवर जाके फिर समंदर में ही मिलेगा, फिर समंदर का चीज को वेपर होएगा, वेपर होके फिर क्लाउड बनेगा, फिर क्लाउड होके दूर में ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके कहीं पे स्नोफॉल होगा, कहीं पे रेनफॉल होगा, हेल स्टॉर्म होगा, कुछ भी होगा, अल्टीमेटली नीचे आएगा, कुछ पार्ट ग्राउंड वाटर बनेगा, कुछ पार्ट सरफेस रन अप होके अगेन समुद्र में आएगा। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एंड एंटायर वाटर को क्या बोलते हो, हाइड्रोस्फीयर। सो आउट ऑफ दिस हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर साइकिल, गीजर भी एक कंपोनेंट है, या फिर हमारा हॉट स्प्रिंग भी कंपोनेंट है। तो हम लोग एक्सक्लूसिवली हॉट स्प्रिंग के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर इज हीटेड आइदर बाई शैलो बॉडीज ऑफ मैग्मा, कुछ कुछ एरिया है अर्थ में जहाँ पे नीचे को थोड़ा नजदीक में मैग्मा चेम्बर रहता है, गर्म अर्थ का क्रस्ट जब थीन होता है, या कुछ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस है, प्लेट बाउंड्री है, सो मेनी कंडीशंस रहता है जिसके बारे में अभी उतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं, इतना तक जान लो जहाँ जहाँ थोड़ा कुछ कुछ जगह पे रहता है अर्थ का, जहाँ पे थीन क्रस्ट रहता है और मेंटल बहुत नजदीक रहता है। क्यों रहता है, कुछ फॉल्टिंग की वजह से रह सकता है, डिफरेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग रह सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंस नीचे थोड़ा नजदीक में मेंटल है तो गर्म हॉट हीट प्रोड्यूसिंग क्षमता जो है वो तो ज्यादा होगा, थोड़ा शैलो लेवल में ही टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो वो सब जगह पे हॉट स्पॉट बोला जाता है कुछ कुछ जगह को, जहाँ पे टेम्परेचर जियोथर्मल ग्रेडियंट थोड़ा हाई रहता है, मतलब थोड़ा नीचे जाने से ज्यादा रेट में टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, ठीक है। वो सब कंडीशन में क्या होता है, शैलो बॉडीज ऑफ मैग्मा क्या करेगा, उसके मैग्मा से भी जुवेनाइल वाटर निकलता है, मोर ओवर फॉल्ट के अलोंग मैग्मा के साथ जब आसपास में जब इंटरेक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर भी नीचे जाते जाते गर्म होकर हाइड्रोथर्मल वाटर होकर फिर रिटर्न बैक करेगा, है ना। सो हॉट स्प्रिंग वाटर ऑफन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों मिनरल डिजॉल्व रहता है, बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा मिनरल तो डिजॉल्व होना इजी रह जाता है ना, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ हॉट स्प्रिंग्स रेंजेस फ्रॉम एसिड सल्फेट स्प्रिंग्स विथ एल, पीएच बहुत कम होता है, एज लो एज 0.8, मान लो कितना एसिड हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, एल्कलाइन मतलब 7 के ऊपर पीएच होने से एल्कलाइन बोलते हो ना, न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास में बोलते हैं, ठीक है। एंड बाइकार्बोनेट हो सकता है स्प्रिंग, तो डिफरेंट टाइप का होता है, जहाँ पे सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बोनेट मिनरल्स बनता है ना कुछ कुछ जगह पे। तंजानिया में भी, अफ्रीका में भी बहुत हॉट स्प्रिंग्स है। तंजानिया का सबसे वन ऑफ द यूनिक हॉट स्प्रिंग नहीं, मतलब कार्बोनेटाइट वॉल्केनिज्म जो दुनिया में कहीं नहीं है वो इधर है, ओल्डोनियो लिंगाई बोल के है, ओनली यूनिक कार्बोनेटाइट वॉल्केनिज्म, ठीक है। इतना सारा चीज है, एनीवे सम स्प्रिंग आल्सो कंटेन अबंडेंट डिसॉल्व आयरन, ठीक है, सब चीज रह सकता है डिसॉल्व फॉर्म में, डिफरेंट मिनरल्स, द मिनरल ब्रॉट टू द सरफेस इन हॉट स्प्रिंग ऑफन फीड कम्युनिटीज ऑफ एक्सथर्मोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। देखो एक थ्योरी है, ये जो एक्सथर्मोफाइल्स बोलते हैं ना, एक्सट्रीमोफाइल्स बोला जाता है, एक्सथर्मोफाइल्स बोला जाता है, मतलब कोई भी जो प्राणी जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में बनता है, दुनिया का अजूबा यही है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, 100 डिग्री 150 डिग्री टेम्परेचर में कोई जिंदा मतलब कोई लाइफ रह सकता है, ऑफकोर्स रह सकता है,
उसको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। उतना हाई टेम्परेचर में नॉर्मल लाइफ नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करता है। एंड सबसे आप ताज्जुब होएगा, इवोल्यूशन अगर देखोगे लाइफ का ओरिजिन, एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म इवेंट में ही एक्चुअल लाइफ सबसे ज्यादा देखा गया था, ओरिजिन हुआ था। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आर्कियन टाइम पे तो टेम्परेचर स्केल देखना से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जैसा जियोलॉजिकल टेम्परेचर स्केल भी रहता है ना। तो आर्कियन टाइम पे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर इटसेल्फ वाज हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल स्टार्ट कब होता है, 50 डिग्री में शुरू हो जाता है, एपिथर्मल बोलते हो ना। सो आपको अगर जियोलॉजिकल टेम्परेचर स्केल देखोगे आर्कियन टाइम पे, जब ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, वो कब बना था, बीआईएफ बना था ना, एल्गोमा टाइप एल्गी के द्वारा बनता है ना, एल्गोमा टाइप बीआईएफ, वो सब कब का बना हुआ है। बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन एग्जिस्ट करता था, फिर भी हुआ था ना। ऑटोमेटिक वो लोग फोटोसिंथेसिस करता था। उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था, ये लोग खुद थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बना रहा था। तो हॉट स्प्रिंग रेंजेस, ये सब एक्सट्रीमोफाइल्स है ना, हॉट स्प्रिंग का डिफरेंट रेंज में रहता है। हॉट स्प्रिंग रेंज इन फ्लो रेट। अभी फ्लो रेट क्या है, हॉट स्प्रिंग के अंदर कितना स्पीड में पानी बहेगा, कितना पानी आएगा। ठीक है, बहुत कम, थोड़े धीरे 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 पानी सिप जैसा आ सकता है, बहुत वायलेंट तरीके से आ सकता है, जैसे गिजार दिखा है ना। तो फ्लो रेट ranges from tiniest sips to variable rivers of hot water. Sometimes there is enough pressure that water shoots upward in a geyser, जैसे फोटो दिखा है अभी जीआईएफ दिखा है ना। It is possible that life on Earth had its origin in hot spring. That's what. इसी में इम्पोर्टेंस आ जाता है ये स्टडी का। ठीक है, ये देखो ये कितना सुंदर एक हॉट स्प्रिंग का ये है, इधर से धुआं भी आ रहा है ना, हाई टेम्परेचर। और इधर देखो ये सब क्या है ना, ये ब्राइट कलर्स क्या होता है, ये ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग एक जगह है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, उधर का फोटो है। ये जो कलर है ना, ये प्रोड्यूस बाय थर्मोफाइल्स, ए टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब जो प्राणी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, कुछ भी हो सकता है। बट इस ओवरऑल एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल लाइफ रह नहीं सकता, उसमें जो लाइफ रहता है उसको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलता है। उसको सब कैटेगरी है, जैसे थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल मतलब इतना हाई टेम्परेचर जहाँ पे नॉर्मल प्राणी नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो ये देखो येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये सब दूर से लिया गया, ये कलर है पूरा माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये इतना कंडीशन में नॉर्मल लाइफ रह नहीं सकता, लेकिन ये लोग जिंदा है, ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे टार्डिग्रेड्स वुल्फ के भी एक ना, अभी मंगल ग्रह में, चांद में, बहुत सारा अभी एस्ट्रोफिजिक्स में ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग भेजते हैं देखने के लिए, क्योंकि लाइफ अर्थ से भेजा गया लाइफ तो सर्वाइवल पोटेंशियलिटी कम रहता है, लेकिन ये सब पर्टिकुलर जो बहुत पोटेंशियल है, जिंदा रह जाएगा कुछ भी कंडीशन में, उसको दूसरा स्पेस में भेज देते हैं, ताकि एटलीस्ट कुछ सिग्नेचर हम लोगों को द्वारा, अगर किसी को वो ग्रहों में या वो उस दूसरा सोलर सिस्टम का कोई पार्ट जो बॉडी में, अगर उधर का कोई भी ह्यूमन या कोई प्राणी जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका साइंस अगर अच्छा है, तो वो दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट आफ्टर स्टार्टिंग दोस। तो हम लोग भेजते डिफरेंट जो स्पेस एजेंसी है ना, वो लोग भेजते हैं। एनीवे, सो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज एबल टू लीव और इन सम केसेस थ्राइव। थ्राइव मतलब और बढ़ना, वंशवृद्धि करना। ठीक है, प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस कर सकता है in extreme environments that is environment with conditions approaching or stretching the limits of what known life can be adapted to, such extreme temperature, radiation, salinity, pH level, वो सब जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में रह नहीं सकता दूसरा लाइफ, वो कुछ कुछ लाइफ रहता है, उसी को एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। रेडिएशन में तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज उस रेडिएशन में ही जिंदा रहेगा, इसको एक्सट्रीमोफाइल्स बोलता है। सो द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स has expanded human knowledge of the limits of life and informs speculation about extraterrestrial life। जो हम लोग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल में बोलते हैं ना, इस ग्रह में कुछ नहीं रह सकता बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है वो, बट वो लाइफ इटसेल्फ, उसका ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ऐसा टाइप का लाइफ, इसी को एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, व्हिच आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज of their potential for bioremediation of environments made hazardous to humans due to pollution and contamination। देखो एक्सट्रीमोफाइल्स दैट मींस क्या कर रहा है,
जो हम लोग आजकल पॉल्यूट कर रहे हैं ना, पॉल्यूशन के लिए इतना धीरे धीरे तो हम लोग खुद का ही खुद हैबिटेबल नहीं रह रहा है ना। तो एक्सट्रीमोफाइल्स का बहुत प्रॉपरली कल्टीवेट करना से एक्सट्रीमोफाइल्स क्या करता है, उसका नेचुरल पद्धति से रेमेडी करेगा। मतलब सपोज रिमूव कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत हाई सीएफसी बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर जो कुछ एक्सट्रीमोफाइल से वो सीएफसी के कम करा देता है। ऐसा टाइप का प्राणी रहता है जो हमको बचाएगा। ठीक है। सो बायोरिमेडिएशन क्या है, ए प्रोसेस फायर इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, टिपिकली बैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी, फंगी, ठीक है, इन डिफरेंट टाइप का। ये क्या क्या करता है ना, प्लांट्स, वो सब क्या करता है, लिविंग और डेड हो सकता है, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस है, उसका डेड बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी होगा। इज एम्प्लॉयड फॉर रिमूविंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है। और कुछ गैसेस में, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में, नेचुरल और आर्टिफिशियल सेटिंग में हो सकता है ये। तो नेचुरल सेटिंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बायोरेमिडिएशन के लिए भी एक्सट्रीमोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप अगर इंटरेस्टेड है आपको समझ में आएगा। मैं हर चीज़ को थोड़ा टच करा देता हूँ। सो ये देखो, एक्सट्रीमोफाइल्स का एग्जाम्पल देखो, कितना एक्सट्रीम कंडीशन में ये सब टाइप का हो सकता है जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। सी आइस, दैट इज परमाफ्रोस्ट एंड पोलर रीजन में हो सकते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, जहाँ पे नॉर्मल कोई कुछ नहीं रह सकता है। देन कोल्ड सीप्स एंड मड वॉल्केनोस में हो सकता है। ठीक है। शैलो वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट में। ठीक है। हॉट स्प्रिंग, जो वन ऑफ द मैं बोल रहा था ना, हॉट स्प्रिंग, फ्यूमारोल्स, मड वॉल्केनोस, सब में गर्म जगह पे भी रह सकता है। फिर हाइपर एसिडिक लेक्स, बहुत एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन, बहुत एसिडिक, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर प्राणी प्रजाति रह सकता है। फिर डिजर्ट एंड एरिड एनवायरमेंट्स, एक्सट्रीम कंडीशन में, एसिड माइन ड्रेनेज कंडीशन, ओफियोलाइट्स एंड कॉन्टिनेंटल सर्पेंटिनाइजेशन एरिया में, न्यूक्लियर कॉन्टामिनेटेड साइट्स में। ठीक है। जहाँ जहाँ एक्सट्रीम तुमको लग रहा है ना उधर। सर्पेंटिनाइजेशन मतलब ऑरिजिन का अल्टर होता है ना, एक्सट्रीम कंडीशन ये सब होता है ना। फ्यूलेज में हाई प्रेशर रहता है ना। फिर सोडा लेक्स, हाइपर सलाइन लेक्स, इंटेंसली वाटर सॉल्टी जो रहेगा ना, सलाइन कंडीशन। फिर मेरीन एंड कॉन्टिनेंटल सब सरफेस, मिट्टी के नीचे, डीप सी सेडिमेंट्स एंड ट्रेंचेस, बहुत हाई प्रेशर रहेगा, फिर भी कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रजाति रहता है। फिर सर्पेंटिनाइजिंग एनवायरमेंट्स, कोई भी सर्पेंटिनाइज मतलब केमिकल ऑल्टरेशन हो रहा है ना। ठीक है। ऑलिविन सर्पेंटिनाइज हो सकता है, डिफरेंट टाइप का होता है ना, तो वो सब कंडीशन को एक्सट्रीम माना जाता है। फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, डीप सी एनॉक्सिक लेक्स, ब्राइन्स, ये ओवरऑल एक मैं विकिपीडिया से ही लिया ये वाला पर्टिकुलर अभी जो देख रहे हो। तो देखो फैक्टर क्या क्या है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन बोलो, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो, एक्सट्रीम अल्कालाइन, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम रेडिएशन, एक्सट्रीम डिफरेंट टाइप का यूवी आयोनाइजिंग रेडिएशन, हाई प्रेशर, हाई सैलिनिटी, हाई डेसिकेशन, डीप क्रास्ट। ठीक है। ये सब में कंडीशन में कुछ ना कुछ प्राणी रह जाते हैं। उसका एग्जाम्पल दे के रखा हूँ मैं। इसका देखो, जैसे कि 110 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस 120, 121 टेम्परेचर में सब में नाइट्रोजन में क्या है, नॉर्मल प्राणी रह नहीं पाएगा। ठीक ना। फिर आइस में -20, -30 डिग्री सेल्सियस में कोई रहे, कुछ ऑटोमेटिक उधर जिंदा रहता है। सोडा लेक्स, पीएच मोर देन, ये सब एक्सट्रीम कंडीशन है। ये देखो कितना अच्छा, कॉस्मिक रेज, सनलाइट, एक्सट्रीम जहाँ पे रहता है ना, वॉल्केनिक सेटिंग सभी में रहता है। तो दैट मीन्स इस यहाँ से क्लियर हो जाता है लाइफ का ओरिजिन उतना इजी चीज नहीं है। पानी ओनली बोल देते हो, पानी तो है मॉडर्न इसके लिए, बट ओवरऑल बहुत कुछ हो सकता है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं उसके बाहर भी। नाउ हॉट स्प्रिंग का हीट का सोर्स क्या है, देखो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, यूरेनियम, थोडियम एंड पोटासियम। ये तो जो लोग रेडियो एक्टिविटी लेके काम करते हैं उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। रेडियोजेनिक हीट डीके के लिए होता है ना, ये सब रेडियो एक्टिविटी फिसाइल एटम होता है, फिशन हो जाता है। इसके लिए अगर रेडियो एक्टिविटी क्या है, मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत सारा कोर्स बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। ठीक है। तो उसके लिए रेडियोजेनिक हीट से इतना टेम्परेचर आता है, हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट इसीलिए बनता है।
Temperature of the rock within the earth increases with depth according to geothermal gradient. In areas of high volcanic activity, that is magma, जहाँ पे molten rock may be present at shallow depth in the earth crust, उस सब जगह क्या होगा, बहुत सरफेस में थोड़ा नीचे जाने से ही तो बहुत गर्म बढ़ते रहेगा ना, तो वो नीचे जब ग्राउंड वाटर पर्कुलेट करके या फॉल्ट के तलंग सीपेज होके या जाएगा ना नीचे, इजीली तुरंत गर्म होकर फिर रिटर्न आएगा fault pathway से. So groundwater is heated by these shallow magma bodies and rises to the surface, emerges at a hot spring. Much of the heat is created by decay of natural radioactive elements. मैं बोला ना 45 to 90% heat escaping from earth originates from radioactive decay of elements like uranium, thorium, potassium. इसका specific isotope रहता है. If a hot spring is connected to a large natural cistern, cistern मतलब पानी का छोटा सा पाउच पैकेट मान लो, जैसे कि हमारा बाथरूम में रहता है ना सिस्टर्न, जहाँ पे पानी स्टोरेज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, तो वैसा पानी का पाउच या कुछ वीक जोन बना जहाँ पे पानी शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है, उधर क्या होगा, मैग्मा बॉडी के क्लोज रहने से वो हीट अप होते रहेगा, सुपर हीट होके वाटर जब बहुत गर्म हो जाएगा राइज करना शुरू करेगा, है ना, जैसे फर्स्ट फोटो में गीजर दिखाया था ना, छोटा छोटा पॉकेट कहाँ डेवलप होता है, उसी के अलावा. If the water supply is less abundant so that water is boiled as fast as it can accumulate and only reaches the surface in the form of steam, the result is a fumarole. Only जब गैस निकलता है, स्टीम निकलता है जोर से, तब फ्यूमारोल बोलते हैं. गीजर मतलब हाई स्पीड में निकलेगा पानी और थोड़ा बहुत स्टीम, ओनली स्टीम निकलने से फ्यूमारोल बोला जाता है. एंड इफ द वाटर इज मिक्स्ड विथ मड एंड क्ले, बहुत सारा मड एंड क्ले भी जोर से उठ रहा है गंदा तरीका से गीजर के अलोंग, उसको बोला जाता है मड पॉट. ठीक है, अभी आप क्लियर हो गए, इतना सारा वैरायटी रह सकता है. ठीक है, सो टेम्परेचर का बेसिस में कितना टाइप का होता है, देखो कूल स्प्रिंग जिसको नॉर्मल स्प्रिंग बोलते हो ना, 37 डिग्री के टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस का नीचे होने से कूल स्प्रिंग, 37 से 42 43 डिग्री या 45 मान लो, ठीक है, उसके अलग होने से वार्म स्प्रिंग. एंड हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं मोर देन 43 या 45 मान लो, 264 55 डिग्री मान लो, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ब्रॉडली मान लो. ठीक है, एंड वेरी हॉट मतलब 64 के ऊपर होने से 100 डिग्री. वेरी हॉट स्प्रिंग में आप लोग बात नहीं कर पाओगे ना, आपका स्किन जब बर्न हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ये बहुत उपकारी है, कितना गर्म पानी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूजफुल मिनरल्स रहता है. बट इधर कॉशन भी होना है, बहुत सारा मिनरल हैजर्डस है, वो सब हॉट स्प्रिंग में आपको नीचे जाना नहीं है, नहाना नहीं है. द टेम्परेचर रेंज विद इन दिस कैटेगरी कैन वेरी एंड सम हॉट स्प्रिंग में इवन एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज़्यादा, है ना. स्पेसिफिक जियोलॉजिकल कंडीशंस फाउंड एज वॉल्केनिक एक्टिविटी के आसपास में, सब में बहुत सोच समझ के करना है. एंड मोर ओवर ये टेम्परेचर विथ टाइम चेंज भी होता है, जैसे कि फ्लो रेट भी चेंज होता है ना, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लो होगा फिर कम होगा, ऐसा होता है विथ टाइम. हॉट स्प्रिंग वाटर केमिस्ट्री क्या है, देखो केमिस्ट्री कार्बोनेट रिलेटेड, क्लोराइड रिलेटेड, पानी का केमिस्ट्री, एक एक हॉट स्प्रिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. इतना सारा 10 टाइप का तो आप देख ही लो. रेडियो एक्टिव स्प्रिंग रहता है जहाँ पे रेडिएशन रहता है, इस सब में ज़्यादा सोच समझ के करना. सल्फर सेटिंग्स, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड्स रहता है ना, स्मेल आएगा तब. आयोडीन रहता है, एसिडिक स्प्रिंग रहता है, डिफरेंट टाइप का स्प्रिंग रहता है. आप चाहे तो इसको पॉज करके आप देख सकते हो. बिकॉज heated water can hold more dissolved solids than cold water. The water that issues coming out from a hot springs often has a very high mineral content. और ये मिनरल कंटेंट में क्या मिनरल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो केमिस्ट्री चेंज होगा अलग अलग मिनरल के बेसिस में. ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ हॉट स्प्रिंग वेरीज फ्रॉम एल्कालाइन क्लोराइड to acid sulfate to bicarbonate to iron rich, each of which defines an end member of a range of all possible hot spring chemistry. ये तो 4 हेड है, इसके अंदर थोड़ा आयरन थोड़ा ये मिक्स्ड सेटिंग्स में इतना सारा रेंज हो सकता है ना परसेंटेज. Some hot spring produce fluids that are intermediate in chemistry between these extremes. For example, mixed acid sulfate chloride hot springs. These are intermediate between acid sulfate and alkaline chloride springs and may form by mixing of acid sulfate and alkaline chloride. Different settings हो सकता है. ठीक है, तो ये जान के ओवरऑल थोड़ा रखना है. फर्दर
The chemistry of natural hot spring water can vary significantly from one location to another due to differences in geological formation. Because पानी जो आ रहा है ना geological formation के साथ continuous interaction हो रहा है ना, तो इंटरेक्शन होने में क्या हो रहा है, डिफरेंट मिनरल डिफरेंट एलिमेंट को आदान प्रदान होता है, तो पानी जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो जियोलॉजी के ऊपर ऑफकोर्स डिपेंडेंट रहेगा ना। तो कौन सा एरिया में क्या पानी आ रहा है उस एरिया का जियोलॉजिकल सेटिंग के ऊपर इंटरेक्शन निर्भर करेगा, है ना। तो इसीलिए वाटर का केमिस्ट्री अलग अलग होगा, ग्रेनिटिक एरिया में अलग होगा, बेसोल्टिक एरिया में अलग होगा, या फिर हाईली अल्कालाइन कंडीशन जहाँ पे रहता है लाइमस्टोन टेरेन अलग अलग हो सकता है ना। सो मिनरल कॉम्बिनेशन के कंपोजिशन, गैस कंटेंट एंड सीजनल वेरिएशन, ये सब चीज आपको ध्यान से देखना है। सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, क्या क्या मिनरल है, एलिमेंट है वो जानना है, गैस में क्या क्या गैस है, कभी दूषित गैस बहुत डेंजर गैस होने से वो सब में जाना नहीं है। नाउ ये सब को छोड़ के भी वाटर केमिस्ट्री का सबसे खराब जो एस्पेक्ट से जो हमको क्वेश्चन होना चाहिए, ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कुछ भी एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर या कुछ कुछ पेस्टिसाइड यूज हो जाता है, वो पानी में मिक्स हो जाने से क्या होगा, हॉट स्प्रिंग का ये तो खराब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जहाँ होता है, टूरिज्म में टूरिस्ट लोग आके भी बहुत पोल्यूट करता है ना, तो तब क्या है, ओवरऑल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा ना हॉट स्प्रिंग का, कोई भी स्प्रिंग का इन जनरल। पोल्यूशन फ्रॉम रन ऑफ, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, recreational activities can degrade water quality and impact the health of aquatic ecosystem. Now again देखो एक दूसरे के साथ लिखे, now we are coming to aquatic ecosystem, इसके बाद आएंगे, ठीक है। aquatic ecosystem is a microbial community, different fish, different प्राणी जो होता है ना, वो उसको हम लोग डैमेज कर देंगे, है ना। इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है ना सब जगह का। तो इकोसिस्टम में आने के पहले फर्स्ट और एक चीज लास्ट देख लो, स्प्रिंग का फ्लो रेट्स। लो फ्लो स्प्रिंग, मॉडरेटली फ्लो स्प्रिंग, हाई फ्लो स्प्रिंग, इंटरमीडिएट स्प्रिंग, है ना। तो लो फ्लो स्प्रिंग में क्या होता है ना, सम हॉट स्प्रिंग हैव रिलेटिवली लो फ्लो रेट्स टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू लीटर्स टू ए फ्यू टेंस ऑफ लीटर्स पर मिनट। धीरे धीरे पानी आता है, सीपेज टाइप का, है ना। ये टाइप का स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, दिस में हैव मोर लोकलाइज सोर्स, थोड़ा नीचे से ही आ रहा है, लोकलाइज सोर्स, डीप से नहीं है। मे बी कैरेक्टराइज बाई स्मॉलर पूल्स और सीप्स, छोटा बोला ना। मॉडरेट फ्लो स्ट्रिप में जहाँ पे पानी स्पीड में आ रहा है थोड़ा नीचे से, है मॉडरेट, रिलेटिवली फास्टर आ रहा है, रेंज फ्रॉम टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लीटर पर मिनट। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज का वाटर बॉडी बनेगा, है ना, पूल्स टाइप का बनेगा। दे आर पॉपुलर रिक्रिएशनल सोकिंग एंड मे बी डेवलप्ड इनटू कमर्शियल हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट्स भी बनाते हैं, बहुत सारे जगह पे हॉट स्प्रिंग रहता है ना, आप लोग घूमने जाते हो ना। हाई हीट फ्लो स्प्रिंग में तो कभी कभी रिवर भी बन जाता है गर्म पानी का, कुछ कुछ जगह पे रहता है ना। रेट्स 100 to 1000 लीटर पर मिनट आ सकता है, उससे 1000 के ऊपर भी हो सकता है, तब बहुत हाई फ्लो हो जाएगा। These springs can discharge significant volume of hot water and may form large thermal pools or geothermal features such as geyser and high heat flow springs often associated with areas of intense geothermal activity such as volcanic regions है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इंटरमीडिएट सेटिंग के बारे में समझना है, जो आज लो फ्लो है या मॉडरेट फ्लो है वो कल हाई फ्लो हो सकता है, और जो हाई फ्लो है वो बाद में फिर मॉडरेट फ्लो भी हो सकता है, वो टाइम के साथ चेंजेस होते रहता है ना। सम हॉट स्प्रिंग एग्जिबिट इंटरमीडिएट फ्लो मीनिंग दैट देयर फ्लो रेट्स फ्लक्चुएट ओवर टाइम, ठीक है। तो ये भी जानना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी, हम लोग जो इतना सारा वाटर कंज्यूम कर रहा है ना, वाटर सरफेस को, वाटर टेबल को नीचे करा देता है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट भी रहता है। क्या करता है, हॉट स्प्रिंग फ्लो रेट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सब थर्मल हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट ही कर लिया, तब क्या बचेगा, है ना। सो चेंजेस इन लैंड यूज, बहुत सारा चीज में हम लोग ऑलरेडी ये कर रहा है, तब क्या होगा, नेचुरल जो जियोथर्मल फ्लो रेट वो खराब हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। Measuring hot spring flow rates accurately often requires specialized equipment। ये जो फ्लो रेट हम बोल रहे थे उसको तो कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट चाहिए, किससे मेजर कराया जाता है, उसको बोला जाता है फ्लोमीटर, स्टीम गॉज, हाँ स्टीम गेजेस एंड हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। So monitoring of hot spring flow rates over time can provide valuable information for resource management, conservation efforts, and understanding the dynamics of geothermal system।
तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत सिग्निफिकेंट स्टडी है ये, ऑल टुगेदर अलग फील्ड है जो फ्यूचर में और इम्प्रूव होने वाला है। एंड अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी ये हो सकता है। तो हाई हीट फ्लो स्प्रिंग का कुछ कुछ एग्जाम्पल है, एक दो आप चाहे तो पॉज करके देख लेना, इतना सारा तो पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, बट एक रेडीमेड मटेरियल आपके लिए रेडी कर दिया बोल के इतना सब कुछ को मैं रख दिया। देखो अप टू 23,000 लीटर्स पर सेकेंड, इतना सारा हाई में तो मैं मिनट में बोल रहा था, 23,000 लीटर्स पर सेकेंड, तो कितना रैपिड होगा सोचो। ये सब हाई फ्लो हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल है। हाँ, नाउ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, हॉट स्प्रिंग में देखना टिप 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 करके, इन जनरल मोस्ट ऑफ द हॉट स्प्रिंग में थोड़ा स्लो रेट में पानी आते रहता है ना, गर्म पानी, टेम्परेचर 40-50 डिग्री भी रहता है इन जनरल, जो हम लोग देखा हूँ उस सब में माइक्रोबियल एक्टिविटी आता है, बहुत एल्गी डिफरेंट टाइप का एल्गी होता है, ठीक है। एंड एल्गी का एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि हेफाजत वे में रहता है, एग्जैक्ट वेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ पर्टिकुलर थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया रहेगा। ये है एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन में जो होता है ना, एक्सट्रीमोफाइल जो बोला जाता है, एक्विफेक्स, एक्विफेसिल्स, ये ऑक्साइड को क्या करेगा ना, सल्फाइड को, दैट ऑक्सीडाइज सल्फाइड, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन को भी ऑक्साइड करके क्या करेगा, एनर्जी ये लोग बनाएगा ना अपना, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं उसका हिसाब से, ठीक है। फर्दर वेंट एरिया के थोड़ा दूर जाने से, जहाँ पे 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, उधर एक अलग प्रजाति रहता है, जनरली साइनोबैक्टीरिया रहता है, तो ये सब स्पीसीज है, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये सब बहुत सारा रहता है। फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रहता है, क्लोरोफ्लेक्सस, है, दिस ऑर्गेनिजम्स ऑल कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इसका फोटोसिंथेसिस थोड़ा अलग टाइप का होता है। क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रोड्यूस सल्फर रादर देन ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये लोग सल्फर प्रोड्यूसिंग करता है ना, ठीक है। सल्फर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये सब सल्फेट को सल्फाइड में बनाता है जनरली। स्टिल फर्दर और फर्दर दूर जाने से टेम्परेचर और घटेगा, वेंट से दूर जाने से ना, हीट सोर्स से, तो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहाँ पे रहता है ना, वो सब जगह पे जनरली अलग कम्युनिटी रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे स्पिरुलिना, कैलोथ्रिक्स, डायटोम्स, है, ये सब यूकैरियोट्स आएगा, गेजिंग इंसेक्ट्स, प्रोटोजोआंस, ये सब धीरे धीरे क्या होगा, और भी टेम्परेचर कम होने से जो नेचुरल होता है हैबिटेट रहता है, हायर प्लांट्स आ जाएगा, वो सब है। ये जो एग्जांपल है देखो, ये सब माइक्रोबियल मैट्स, एल्गी है, डिफरेंट टाइप का है ना, बैक्टीरिया है। सो हॉट स्प्रिंग आर dependable source of water that provides a rich chemical environment. This includes reduced chemical species that microorganisms can oxidize as a source of energy. ठीक है, एनर्जी सोर्स ऑक्सीडाइज करता है तो एनर्जी बनता है। फर्दर अभी क्या क्या बोला हम लोग, देखो पहले वाला बाइकार्बोनेट हॉट स्प्रिंग बोला, बाइकार्बोनेट हॉट स्प्रिंग का एकदम वेंट एनवायरनमेंट, वेंट से थोड़ा दूर 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर नेचुरल कंडीशन में हो गया। बाइकार्बोनेट के बाद देखो और भी आता है, अल्काली क्लोराइड वाला हॉट स्प्रिंग रहता है, एसिड सल्फेट वाला हॉट स्प्रिंग रहता है, आयरन रिच हॉट स्प्रिंग वाला रहता है, सभी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ठीक है। ये सब नाम आपको थोड़ा याद रखना है अगर चाहो, वरना ये जस्ट देख लेना, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना सारा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, ये याद रखना। फर्दर देखो हॉट स्प्रिंग के लिए हम फाइनल इसमें सोचा इससे अच्छा क्या होगा, हम लोग इंसान तो ठीक है, ये बंदर भी देखो कितना सुंदर हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहा है, इतना ठंडा एरिया में इससे ज्यादा आराम कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये जापान का एक ऑनसेन बोल के जगह है, जहाँ पे नागानो बोल के ये जो स्पीसीज है ना, बंदर वन टाइप का, ये लोग मजा ले रहे हैं। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड।